नमस्कार। इस बुलेटिन में बात होगी सरकार के खिलाफ विपक्ष के मार्च की, ट्विटर की कांग्रेस पर कार्रवाई की। बात करेंगे राकेश टिकैत पर लगे आरोपों की, जानेंगे एलआईसी का निजीकरण क्यों करना चाहती है सरकार, और बुलेटिन के आखिरी में बात दागियों पर क्यों दांव लगाती हैं पार्टियां। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद के मानसून सत्र से। संसद का मानसून सत्र इस बार पूरी तरह से हंगामे भरा रहा। सत्र के खत्म होने के बाद आज विपक्षी दलों के सांसदों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अगुवाई की। इस दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को संसद में बोलने की अनुमति नहीं है, यह लोकतंत्र की हत्या है। राज्यसभा में सांसदों के साथ बदसलूकी की गई। हमने सरकार से पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने की बात कही। हमने किसानों, महंगाई का मुद्दा उठाया। राहुल ने कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। राहुल गांधी ने कहा कि संसद सत्र खत्म हो चुका है। स्पष्ट रूप से जहां तक देश के 60% हिस्से की बात है तो उनके लिए कोई संसद सत्र नहीं था, क्योंकि 60% लोगों की आवाज को दबा दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और राज्यसभा में उनके साथ बदसलूकी की गई। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राज्यसभा में बीते दिन मार्शल लॉ लगाया गया। ऐसा लग रहा था कि हम पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हैं। सरकार हर दिन लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम इस सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे। विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया कि सुरक्षा कर्मियों द्वारा बदतमीजी की गई। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि संसद के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। दूसरी ओर बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर कर रही हैं, जिस प्रकार अराजकता संसद के अंदर विपक्षी पार्टियों और खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। पात्रा ने कहा कि एक सुरक्षाकर्मी भी हताहत हुई है, वो भी अस्पताल में है। ये वही विपक्षी हैं जो कह रहे थे कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, मगर जब सत्र चल रहा था कोरोना पर एक भी दिन चर्चा नहीं होने दी। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि उसका आधिकारिक ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया है। पार्टी ने इस डिजिटल आपातकाल करार देते हुए मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पहले राहुल गांधी समेत पार्टियों के कई नेताओं का अकाउंट भी लॉक हुआ था, और अब पार्टी का ट्विटर अकाउंट भी लॉक हो गया है। पहले दावा किया गया था कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट 24 घंटे के लिए लॉक किया गया है, लेकिन फिर ये समय लगातार बढ़ता चला गया। इसके साथ ही पार्टी ने मुंबई कांग्रेस, अजय माकन, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सुष्मिता सेन, मणिकम टैगोर और जितेंद्र सिंह का अकाउंट होने का भी दावा किया। कांग्रेस का अकाउंट लॉक होने पर ट्विटर की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पार्टी के सोशल मीडिया प्रमुख ने इसे सरकार के दबाव में की गई कार्यवाही बताया। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल रोहन गुप्ता ने कहा कि ट्विटर सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उसने देश भर में हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के 5000 अकाउंट्स ब्लॉक किए हैं। उन्हें समझना होगा कि हमें ट्विटर या सरकार दबा नहीं सकती। राहुल का अकाउंट लॉक होने से खफा कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्विटर से अपनी पॉलिसी की समीक्षा करने को कहा। उन्होंने कहा कि 9 साल की दलित बच्ची के मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कानून के तकनीकी उल्लंघन के लिए राहुल गांधी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस इंसानी त्रासदी में शामिल रहे लोगों के खिलाफ। थरूर ने कहा, मैं समझता हूं कि भारतीय कानून और ट्विटर नीतियों का उल्लंघन करने वाले अकाउंट्स को ब्लॉक करना उसकी मजबूरी है। कानून तो जो है वो है, मगर पॉलिसी की समीक्षा की जा सकती है। अकाउंट को ऑटोमेटिकली लॉक करना एक्सट्रीम है और इससे भारतीय नागरिकों को मिली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम घुटता है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ट्विटर अकाउंट लॉक किए जाने के पीछे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया। आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर ट्विटर ने यह कार्रवाई की। टीएमसी ने भी ट्विटर के कदम की आलोचना की है।
संगठन भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। साथ ही लोगों से मारपीट का भी आरोप उन्होंने राकेश टिकैत पर लगाया। भानु ने कहा कि उनके संगठन का कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मीडिया से बात करते हुए भानु प्रताप ने कहा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो 100% ईमानदारी के साथ काम करेंगे। हमारा कोई भी पदाधिकारी अनुशासनहीनता नहीं करता, आतंकवाद नहीं करता, जैसा कि आज राकेश टिकैत दिल्ली बॉर्डर पर आतंकवाद फैला रहे हैं। कभी कोई आता है तो उसे मारते हैं, कभी कहते हैं लखनऊ को दिल्ली बना दूंगा, कभी कहते हैं कि मैं संसद में गेहूं भर दूंगा। संसद में गेहूं नहीं भरते, संसद में कानून बनता है, वहां मंत्री बैठते हैं, वहीं से कानून पास होता है। भानु प्रताप सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत के अंदर ईमानदारी नहीं रही, वे 100% बेईमान हैं। भानु प्रताप ने कहा कि नए कृषि कानून बने रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसान आयोग का गठन होना चाहिए और उसके लिए किसान नेताओं की सरकार से वार्ता होगी। भानु ने जहां टिकैत पे गंभीर आरोप लगाया तो भारतीय किसान यूनियन ने भी अपने आंदोलन की तैयारी तेज कर दी है। 15 अगस्त को निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा से बुधवार को हरियाणा के जिंद में किसानों ने हाईवे पर ट्रैक्टरों के काफिले के साथ अभ्यास किया। इस दौरान किसानों ने ट्रैक्टरों पर तिरंगा और भारतीय किसान यूनियन का झंडा लगाया। बैलगाड़ी लेकर भी महिलाओं की टीम इस अभ्यास में पहुंची। भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण का रास्ता साफ हो गया है। LIC समेत सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए राज्यसभा में पेश किया गया साधारण बीमा कारोबार संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित हो गया। हालांकि विपक्ष द्वारा विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया गया और इस दौरान सदन में जमकर हंगामा भी हुआ। विपक्षी सदस्य विधेयक को सदन की प्रवर समिति में भेजने की मांग कर रहे थे, लेकिन सदन ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव किया और सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इसे मंजूरी दे दी। विधेयक के जरिए साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। यह अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। इसमें साधारण बीमा कारोबार के विकास के जरिए अर्थव्यवस्था की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए भारतीय बीमा कंपनियों और अन्य मौजूदा बीमा कंपनियों के उपक्रमों के शेयरों के अधिग्रहण और हस्तांतरण की अनुमति का प्रावधान किया गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार LIC का निजीकरण करना चाहती है। इसके लिए LIC का IPO लाने की तैयारी है। इस विधेयक के पारित होने से उसका रास्ता साफ हो गया है। क्या आपराधिक वारदातों में संलिप्त लोगों के लिए चुनाव जीतना आसान होता है? सवाल अटपटा जरूर है, लेकिन भारत में यदि पिछले कुछ चुनावों पर नजर डालें तो इसका जवाब होगा हाँ। स्वच्छ छवि की तुलना में आपराधिक छवि वाले लोगों को चुनाव जीतने में आसानी होती है। ADR की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि दागी छवि के उम्मीदवार के चुनाव जीतने की संभावना 15.5% होती है, जबकि स्वच्छ छवि के उम्मीदवारों के लिए यह संभावना सिर्फ 4.7% रह जाती है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के आंकड़े देखें तो उसमें साफ है कि दागी उम्मीदवारों के जीतने की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। 2009 के लोकसभा चुनावों में 162 दागी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं, जो लोकसभा का 30% था। इनमें से 76 पर गंभीर मामले चल रहे थे। 2014 में जीते हुए दागी उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 185 हो गई, जो लोकसभा सदस्यों की संख्या का 34% था। इनमें से 116 उम्मीदवारों पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज थे। 2019 के लोकसभा चुनावों में सारे रिकॉर्ड टूट गए और 233 दागी उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे, जो लोकसभा की सदस्य संख्या का 43% है, जिसमें से 159 पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं। बीजेपी के टिकट पर सबसे ज्यादा 116 दागी उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस के 29, जेडीयू के 13, शिवसेना के 11, तृणमूल के 13, डीएमके के 9, लोजपा के 6 उम्मीदवार चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे हैं। 10 प्रत्याशी ऐसे भी जीते हैं जिन्होंने अपने हलफनामों में बताया है
कि उन्हें किसी न किसी मामले में अदालत द्वारा सजा दी गई है। इनमें बीजेपी के 5, कांग्रेस के 4 और वाईएसआरसीपी के 1 सांसद हैं। यानी साफ है कि राजनीति के आपराधिकरण को लेकर चिंता जताने वाली पार्टियां चुनावों के समय ये सब भूल जाती है और बस एक ही बात याद रखती है कि चुनाव जीतना और इसके लिए दागी उम्मीदवार से बेहतर कोई और नहीं होता। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।